अब तक हमने बच्चों देख लिया था रियल गैस में जो डेरिवेशन था रियल गैस का वन वॉल्स इक्वेशन वो देख लिया था, विरियल इक्वेशन देख लिया था, बर्थलोड इक्वेशन अदर जो इक्वेशन था वो भी देख लिया था। उसके सहारे जो बॉयज टेम्परेचर आया था वो भी हो गया था। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का ग्राफ और वो ग्राफ को एक्सप्लेन करने वाली सारी बातें वो सारी चीज़ें हो गई थी। और सबसे लास्ट में हमने देखा था एंड्रूज आइसोथर्म। ठीक है, अब देखो हमारे पास इक्वेशन है P प्लस AN² बाई वी स्क्वायर। देख लो हमारे पास इक्वेशन है P प्लस AN² बाई वी² इंटू V माइनस NB बराबर nRT। ये रियल गैस का इक्वेशन अब है हमारे पास। पहले हमारे पास इक्वेशन था आइडियल गैस का PV इज इक्वल टू nRT। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। P बराबर nRT में खास बात ये थी कि अगर किसी भी दो गैस का प्रेशर वॉल्यूम सेम है तो उसका टेम्परेचर भी सेम होगा। चाहे यूँ बोलो कि प्रेशर और टेम्परेचर सेम है तो वॉल्यूम सेम होगा, क्योंकि गैस के नेचर पे ये इक्वेशन डिपेंड नहीं करता था। प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन कौन सा गैस है इस बात पे डिपेंड नहीं करता था। लेकिन अब हमारे पास जो इक्वेशन आया उसमें एक स्मॉल a है और स्मॉल b है, जो कि पूरी तरह से इस बात पे डिपेंड करता है कि गैस हमारा कौन सा है। हर गैस का a और b जो है वो अलग अलग होता है। यानी कि अगर तुम किसी गैस का प्रेशर टेम्परेचर दिया हुआ है उसे वॉल्यूम निकाल लो, तो किसी दूसरे गैस का भी प्रेशर टेम्परेचर अगर सेम दिया है तो सेम वॉल्यूम आएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये तो दिक्कत हो गया। अब हम सारे गैसेस को एक ही बार में स्टडी नहीं कर सकते इस इक्वेशन से। करने का मतलब गैसेस के नेचर को हम स्टडी नहीं कर सकते। यहाँ से जैसे V वर्सेस T ग्राफ आता था, P वर्सेस T ग्राफ आता था, तो वो सारे गैसेस के लिए सेम आता था, चाहे वो कोई भी आइडियल गैस हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अगर अलग अलग रियल गैस है तो स्लोप डिफर कर सकता है, इंटरसेप्ट डिफर कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। ठीक है, तो हमने क्या सोचा इससे बचने के लिए कि एक ऐसा इक्वेशन डेवलप करो जिसमें गैस का जो कांस्टेंट है A और B उससे हमें निजात मिल जाए, वो वहाँ पे मौजूद नहीं हो। तब जाकर आया लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स का जो भी थियरी है। ठीक है, तो इसमें हम करते क्या है कि सबसे पहले इसमें डिफाइन होता है रेड्यूस्ड प्रेशर, रेड्यूस्ड टेम्परेचर और रेड्यूस्ड वॉल्यूम। जैसे मान लो अगर हम बात करें रेड्यूस्ड प्रेशर की, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं PR से, और PR बराबर होता क्या है, PR बराबर प्रेशर बाई क्रिटिकल प्रेशर। कहने का मतलब प्रेशर ऑफ द गैस को अगर तुम क्रिटिकल प्रेशर से डिवाइड कर दोगे तो इस रेशियो को हम बोलते हैं रेड्यूस्ड प्रेशर। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम बात करें रेड्यूस्ड वॉल्यूम की तो ये VR हो जाएगा और VR बराबर आएगा V/VC। अगर हम बात करें रेड्यूस्ड टेम्परेचर की तो TR बराबर हो जाएगा T/TC। ठीक है, तो देखो तो इससे क्या फर्क पड़ा। नाउ हमारा इक्वेशन क्या था, P प्लस AN² बाई V², और चाहो तो इसको मोलर वॉल्यूम में लिख सकते हो A/VM², ऐसा भी लिख सकते हो। Vm माइनस B इज इक्वल टू RT, ऐसा आया था। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो P का वैल्यू यहाँ से क्या होगा, यहाँ से P अगर लिखोगे तो आ जाएगा PR इंटू PC, V अगर लिखोगे तो VR इंटू VC आ जाएगा, क्योंकि VC डिफाइन होता था, क्रिटिकल वॉल्यूम डिफाइन होता था 1 मोल के लिए। तो अगर तुम 1 मोल के लिए यहाँ भी डिफाइन करोगे तो ये V जो है वो VM बन जाएगा, क्योंकि VC 1 मोल के लिए है, तो यही हमारा VM भी हो जाएगा। यही रीज़न है कि हमने इक्वेशन को VM के फॉर्म में लिखा है। और यहाँ से T अगर लिखोगे तो आ जाएगा TR इंटू TC। वैल्यू पुट कर दो, P की जगह पे आ गया PR इंटू PC A बाई VM की जगह पे आ गया VR इंटू VC, यानी VR का स्क्वायर VC का स्क्वायर। यहाँ भी हो जाएगा VR इंटू VC माइनस B इज इक्वल टू R TR इंटू TC। ठीक है, वैल्यू पुट करो अब, PR इंटू PC का वैल्यू कितना बताया था पिछले क्लास में, A बाई 27B²। सही है, क्रिटिकल प्रेशर पिछले क्लास में निकलवाया गया था, प्लस A बाई VR²। अब देखो VC क्या था, 3B था, और 3B का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा 9VR² और साथ में B² भी आएगा। ठीक है, VC फिर से इसको 3B लिख दो, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स VR इंटू B माइनस B इज इक्वल टू R TR, और TC का वैल्यू था 8A बाई 27 RB। रटने का तरीका बताए थे कि बॉयज टेम्परेचर जो है उसी में 8/27 से मल्टीप्लाई कर दो, क्रिटिकल टेम्परेचर आ जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ से A कॉमन होगा, दोनों में A है, और यहाँ दोनों में B है, तो यहाँ से B कॉमन होगा। जो B यहाँ से कॉमन होगा वो देखो नीचे में B² और B² है,
तो जो b यहाँ से कॉमन होगा वो यहाँ से एक b को कैंसिल कर देगा, और जो दूसरा b बचेगा वो RHS वाले b से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी b है। और ऊपर में जो a कॉमन हुआ वो a जो कॉमन हुआ वो इस वाले a से कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स कि हमारे इक्वेशन में a भी कैंसिल हो गया और b भी कैंसिल हो गया। तो बचेगा क्या, PR/27, a भी कैंसिल हो गया, b स्क्वायर भी यहाँ से निकल गया। यहाँ पे क्या बचा, 1/9 VR स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, b तो कट गया तो बचा क्या, 3VR - 1 इज इक्वल टू, और यहाँ पे बच्चे r से r कट गया और a/b लेफ्ट साइड से कट चुका है, तो बचेगा 8TR/27। अब एक काम करो, इस इक्वेशन में, इस पूरे इक्वेशन में 27 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर 27 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों पहले से मल्टीप्लीकेशन में है, तो यहाँ 27 से गुणा होगा तो किसी एक में ही मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें अगर 27 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा PR प्लस, यहाँ 27 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर में 3 आएगा, PR प्लस 3/VR स्क्वायर, ये 10 का 10, 3VR - 1, क्योंकि 27 से जो मल्टीप्लाई की हो उससे इसमें मल्टीप्लाई हो गया, और RHS में क्या आएगा, 27 से गुणा किए तो ये बच गया 8TR के बराबर। यही इक्वेशन हमारा होता है जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ करेस्पॉन्डिंग स्टेट्स। ठीक है बच्चों, अब देखो तो ध्यान से, इस पूरे इक्वेशन में कहीं भी a और b का टर्म नहीं है, यानी अगर किसी दो गैस का PR और TR सेम होता है तो उन दोनों गैस का VR भी सेम होगा, है ना। नीचे लिख दे रहे हैं, इफ टू गैसेज हैव सेम वैल्यूज ऑफ, if two gases have same values of PR and TR, then both will have same value of VR। लेकिन VR है क्या, VR वॉल्यूम नहीं है, VR रेड्यूस्ड वॉल्यूम है। तो तुम ये सोच रहे होगे कि फिर तो A और B से कोई मतलब ही नहीं है क्या, तो मतलब है। हमने बस यही किया है कि जो इक्वेशन में A और B था वो A और B PR, VR और TR के अंदर में चला गया, और एक बार जब VR निकल के आ जाएगा तो ये VR जो है ये VR डिपेंड करेगा V और VC पे, और ये VC जो है हमारा B पे डिपेंड करेगा। तो A और B को हमने बस इस इक्वेशन में से साइड करके PR, VR, TR के अंदर में एडजस्ट कर दिया है और कुछ नहीं किया है। और हम लोग PR, VR और TR पे आप आगे काम करेंगे। तो जब भी इसमें हायर स्टडी करोगे तो आगे जो डिस्कशन होता है, जो ग्राफ होता है, वो इसी इक्वेशन के सहारे होता है। PR, VR, TR तीनों में से कोई दो पता रहा तो तीसरा हमारा निकल जाएगा। और बताइए, अगर मान लो Z हम निकालते हैं तो Z बराबर क्या था, PVM/RT, PVM/RT। अब वैल्यू पुट कर दो, P का वैल्यू क्या, PR इंटू PC, V का वैल्यू VR इंटू VC, T का वैल्यू TR इंटू TC। तो अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ से आ जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं PR VR/R ठीक है, और इधर निकल जाएगा PC VC/TC। और अगर हम R को यहाँ से हटाकर यहाँ पे भेज दें तो पिछले क्लास में हमने दिखाया था कि क्रिटिकल पॉइंट पे PC VC/RTC का वैल्यू 3/8 होता है, 3/8 होता है। वैल्यू पुट कर दो तो Z बराबर आ जाएगा 3/8 PR VR/TR, है ना। तो चाहो तो तुम इसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, अगर तुमको PR VR TR दिया है तो तुम डायरेक्ट यहाँ से Z निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, नोट कर लो इसको। देखो बच्चों, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है कि वॉल्यूम 2 मोल नाइट्रोजन 200 केल्विन 8.21 पे कितना ऑक्यूपाई करेगा, ये बताओ। और क्वेश्चन में तुमको PC VC/RTC 3/8 दिया हुआ है और PR VR/TR 2.8 दिया हुआ है। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये जो डेटा दिया है 2 मोल 8.21 और 200 केल्विन, इससे आइडियल वॉल्यूम तो निकल जाएगा। और आइडियल वॉल्यूम अगर मिल गया और तुम्हें Z मिल जाए किसी तरह से, तो Z बराबर होता है रियल वॉल्यूम बाई आइडियल वॉल्यूम, तो वहाँ से रियल वॉल्यूम आ जाएगा। कहने का मतलब अगर हम Z निकाल ले तो अपना काम हो जाए। तो Z बराबर क्या पता है अभी तुरंत हम, 3/8 इंटू PR VR/TR, है ना, यहाँ पे पता है Z बराबर 3/8 PR VR/TR। इनफैक्ट
ये पी सी वी सी बाई आर टी सी का वैल्यू 3/8 दिया हुआ है, तो उस वैल्यू को अगर हम इस्तेमाल कर लेंगे तो हम डेरिवेशन करके भी कर सकते हैं, वैसे याद रखना है इसको डायरेक्ट भी, थोड़ा सा तुम्हारा टाइम बच जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो 3/8, पी आर कितना दे रखा है, पी आर वी आर बाई टी आर डायरेक्ट दिया है 2.4, तो ये हो जाएगा 0.9, जेड आ गया हमारा 0.9, और जेड बराबर होता है वी रियल बाई वी आइडियल, जो कि बराबर है 0.9 के, तो यहाँ से आ जाएगा वी रियल बराबर 0.9 इंटू वी आइडियल, तो 0.9, और वी आइडियल निकालने के लिए क्या करते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं, तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा nRT बाई पी, तो 0.9 इंटू मोल कितना दिया है 2, आर हो गया 0.0821, टेम्परेचर दिया है 200 केल्विन डिवाइडेड बाई प्रेशर दिया है 8.21। ठीक है बच्चों, तो देखो तो 0.0821 से 8.21 100 बार में कट गया, 100 से 200 2 बार में कटा, 2 गुना 2 4 और 4 गुना 0.9 यानी 3.6 लीटर आ गया है, नोट कर लो। अच्छा एक और बात देखो, आप वैसे कल ही बताए थे इस बात को, पी सी बी सी बाई आर टी सी का वैल्यू 3/8 क्या हमेशा होता है, तो नहीं, ये केवल वॉन डर वाल्स इक्वेशन से होता है, तो वैसे भी हमको केवल वॉन डर वाल्स इक्वेशन ही पढ़ना है, तो जब भी क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तब तो तुम यही चीज़ लोगे। हमने जो डेरिवेशन किया था पी सी बराबर ए बाई 27b², वी सी बराबर 3b और टी सी बराबर 8a बाई 27rb, ये तीनों इक्वेशन केवल वॉन डर वाल्स इक्वेशन के लिए ही वैलिड है, किसी दूसरे इक्वेशन के लिए वैलिड नहीं है। जो होमवर्क आपको दिया गया था, जो सवाल वगैरह दिया गया था, जैसे डेराइव करके हम आपको करना दिखाए थे, अगर कोई दूसरा इक्वेशन दिया तो उस तरीके से सॉल्व करके क्रिटिकल पॉइंट्स को निकाला जाता है, और जो क्रिटिकल पॉइंट निकाल कर लाओगे वहाँ से ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा z का वैल्यू यही आएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, हम तुमको एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर दिखाते हैं, बस इतना तुम याद रखना कि ये 3 डेटा और यहाँ से जो z आया था 3/8, ये वैलिड है केवल वॉन डर वाल्स इक्वेशन के लिए ही, बाकी इक्वेशन के लिए वैलिड नहीं है। तो क्वेश्चन में अगर वॉन डर वाल्स इक्वेशन नहीं भी दिया हुआ है और तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है तो भी तुम यही लोगे, क्योंकि हमको वही बस पढ़ना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कोई दूसरा इक्वेशन दे दिया तो तुमको उसको सॉल्व करके निकाल के लाना होगा। ठीक है, नोट कर लो इसको। एक सवाल देखते हैं उसी से रिलेटेड। देखो बच्चों, जैसे ही सवाल में बोल रहा है कि क्रिटिकल टेम्परेचर, वॉल्यूम एटसेट्रा सब कुछ निकालिए। देखो यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है, गैस इक्वेशन जो है P बराबर RT बाई वी एम, बी बाई वी एम स्क्वायर प्लस C बाई वी एम क्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या बोले थे कि सबसे पहले जो इक्वेशन दिया हुआ है उसे तुम क्यूबिक इक्वेशन बना लो, एक ऐसा क्यूबिक इक्वेशन जिसमें वी एम क्यू का कोफिशिएंट 1 है। तो वो करने के लिए पूरे को हम वी एम क्यू से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वी एम क्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा P वी एम क्यू इज इक्वल टू RT वी एम स्क्वायर माइनस बी वी एम प्लस सी, और इन सबको लेफ्ट साइड में ले आओ, तो ये हो जाएगा P वी एम क्यू माइनस RT वी एम स्क्वायर, ये लेफ्ट साइड में जाएगा तो प्लस बी वी एम हो जाएगा माइनस सी बराबर 0। अब क्या करो, इस पूरे इक्वेशन को प्रेशर से डिवाइड कर दो। तो अगर प्रेशर से डिवाइड करोगे तो वी एम क्यू माइनस RT बाई पी वी एम स्क्वायर प्लस बी बाई पी वी एम माइनस सी बाई पी बराबर 0 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। फिर बोला गया था कि क्रिटिकल पॉइंट पे इक्वेशन होता है v माइनस वी सी का होल क्यूब बराबर 0, v माइनस वी सी का होल क्यूब बराबर 0। अब इसको एक्सपैंड कर दो, इसको एक्सपैंड करोगे तो आ जाएगा वी क्यू आया था हमारा। ठीक है, माइनस 3vc इंटू वी स्क्वायर प्लस 3vc स्क्वायर इंटू वी माइनस वी सी का क्यूब बराबर 0, और इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लो। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही जैसा पिछले क्लास में बताया गया था। जब दोनों इक्वेशन को तुम कंपेयर करोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्योंकि दोनों का दोनों इक्वेशन अगर क्रिटिकल पॉइंट का है तो दोनों सेम इक्वेशन होगा। सेम इक्वेशन अगर होगा तो पहला जो टर्म है वो सेम रहना चाहिए। तो ये भी 1 मोल का वॉल्यूम है, यानी ये भी वी एम है, भले ही नोटेशन नहीं दिया हुआ है लेकिन ये भी वी एम है, और ये भी वी एम है, वी एम का क्यूब, वी एम का क्यूब। तो अगर ये दोनों टर्म सेम है तो बाकी भी सेम होगा, और बाकी सेम होगा तो हम करेंगे क्या कि वी स्क्वायर और वी स्क्वायर का कोफिशिएंट हम सेम करेंगे। तो जैसे ही सेम करोगे क्या आएगा, माइनस RT बाई पी इज इक्वल टू माइनस 3vc। ठीक है, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ये भी Vm है, क्योंकि क्रिटिकल वॉल्यूम को डिफाइन ही किया जाता है 1 मोल के लिए। पन्ना पीछे पलटना, क्रिटिकल वॉल्यूम को 1 मोल के लिए डिफाइन करा जाता है।
तो अगर मेंशन नहीं भी किया हुआ है तो अंडरस्टूड है कि 1 मोल के लिए है। तो 1 मोल के लिए जो वॉल्यूम होता है उसको हम वीएम बोलते हैं। तो तुम चाहो तो, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो चाहो तो एक लाइन और यहाँ लिख सकते हो, जो भी वी है उसको वी एम क्यू कर लो, है ना, वी एम क्यू 3VC VM स्क्वायर 3VC स्क्वायर VM माइनस VC का क्यू बराबर 0, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो जब तुम कंपेयर करोगे तो VM स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ -RT/P और यह है -3VC, दोनों को हमने इक्वल कर दिया, है ना, और T को लिख दिया TC, P को लिख दिया PC, क्योंकि ये इक्वल कब होगा, जब क्रिटिकल पॉइंट है। तो क्रिटिकल पॉइंट पर T को TC लिखेंगे और P को PC लिखेंगे। अगले टर्म पे चले आओ तो B/P, तो हम लिखेंगे B/PC इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आएगा 3VC स्क्वायर, और लास्ट टर्म क्या है C/PC इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा VC का क्यू। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5। अब एक काम करिए, इक्वेशन नंबर 5 को 4 से डिवाइड कर दो। तो 5 को 4 से अगर डिवाइड करोगे तो आ जाएगा B/C बराबर 3/VC। VC स्क्वायर से VC क्यू VC बार में कट जाएगा, तो ये आ गया। यहाँ से VC बराबर आ गया 3C/B। VC हमारा निकल गया। ठीक है, ध्यान से देखो, वैन डर वाल्स इक्वेशन में जो आया था वो चीज़ नहीं आया, कुछ और आया। यही बोल रहा है कि इक्वेशन अगर चेंज कर गया तो क्रिटिकल पॉइंट चेंज कर जाता है, और क्रिटिकल पॉइंट अगर चेंज कर गया, क्रिटिकल कांस्टेंट बोलते हैं इनको, क्रिटिकल कांस्टेंट अगर चेंज कर गया तो हमारा Z का वैल्यू भी 3/8 नहीं होगा बल्कि कुछ और आएगा। ठीक है, VC आ गया। PC क्या आएगा, तो PC के लिए यहाँ वैल्यू पुट कर दो इस वाले में। नाउ B/PC इज इक्वल टू 3VC का स्क्वायर, VC का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 9C स्क्वायर बाई B स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप PC निकालोगे तो B स्क्वायर उधर गया तो ये हो जाएगा BQ/27C स्क्वायर। PC आ गया। अब PC और VC का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख दो। हेंस, तो पहला इक्वेशन था, माइनस साइन काट दो, RTC/PC बराबर 3VC, ये हो जाएगा RTC, PC का वैल्यू है BQ/27C स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स VC, और VC है 3C/B, तो ये हो जाएगा 9C/B। अब देखिए यहाँ से क्या आएगा, TC बराबर, तो B से BQ B स्क्वायर बार में कट जाएगा, C से C स्क्वायर का जो स्क्वायर है वो C कट जाएगा, 9 से 27 जो है वो 3 बार में कट जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा। तो एक काम करते हैं, कन्फ्यूज़न से बचाने के लिए हम पूरा पहले लिख ही देते हैं। तो BQ इधर गया और नीचे में आ जाएगा 27RC स्क्वायर। ठीक है, तो देखो तो वैल्यू क्या आया, B से BQ B स्क्वायर बार में कटा, B स्क्वायर, नीचे में क्या आया, तो नीचे में 9 से 27 3 बार में कटेगा, तो 3 लिख दिया हमने इंटू R, और C से C स्क्वायर जो है वो C बार में कट गया, यानी B स्क्वायर बाई 3RC। ठीक है, B स्क्वायर बाई 3RC आ गया बच्चों। अब अगर तुमको कोई बोले कि यहाँ पे Z बता दो क्या होगा, तो Z बराबर क्या लिखोगे। वैसे हमारा आंसर यहीं आ चुका है, लेकिन तुमको सब कुछ निकाल के दिखा दे रहा है। PC हो गया, VC हो गया और TC हो गया। TC अगर आपसे Z पूछे तो Z क्या लिखोगे, क्रिटिकल पॉइंट पे Z अगर पूछे तो, एट क्रिटिकल पॉइंट पे Z अगर पूछेगा तो लिखोगे PC VC बाई RTC। अगर वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा BQ/27C स्क्वायर इंटू VC का वैल्यू था 3C/B, 3C/RB, R को हमने लिख दिया, और नीचे में जो TC है उसको लिख दो रेसिप्रोकल करके, तो ये हो जाएगा 3RC/B स्क्वायर। सही है बच्चों, ठीक है, 3RC/B स्क्वायर। अब यहाँ से जो भी रिजल्ट आएगा वही आपका Z हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि हमारा यहाँ का जो Z है वो B और C से इंडिपेंडेंट नहीं आ रहा है, तो जो भी आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर इक्वेशन चेंज कर देगा तो तुम्हारा PC VC TC का वैल्यू भी चेंज कर जाएगा, और जो तुम निकालोगे कैलकुलेट करके Z, तो फिर तुम PC VC और TC के बेसिस पे निकालोगे, Z बराबर हो जाएगा PC VC बाई RTC, सबका वैल्यू तुम पुट करते चले जाओगे। ठीक है बच्चों, तो आइडिया लग गया होगा यहाँ से, है ना। पक्के से इसको एक बार खुद से ट्राई करो, और एक दूसरा तरीका बताया था डिफ्रेंशिएट करके करने का, कि पहले P का इक्वेशन एक लिख लो, वो पहला इक्वेशन हो जाएगा जो दिया हुआ है, फिर लिखो dP/dV बराबर 0, वहाँ से दूसरा इक्वेशन आएगा, और तीसरा इक्वेशन हो जाएगा d²P/dV² बराबर 0, वहाँ से तीसरा इक्वेशन आएगा। ऐसा करके भी तुम चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नोट कर लो इसको। देखो बच्चों, एक सवाल देखते हैं एंड्रूज आइसोथर्म का, है ना। इसका सवाल कैसे पूछेगा, तो इसमें ग्राफ दे देगा आपको,
और बोलेगा कि अलग अलग टेम्परेचर अलग अलग प्रेशर पे फेज़ क्या होगा। तो ऐसा सवाल नॉर्मली इसका पूछता है। तो क्या करेंगे फिर हम एक काम करें, उसी ग्राफ को पहले साफ हम इधर बना लेते हैं। वैसे एग्जाम में तुम उसी में भी काम कर सकते हो, लेकिन समझाने के लिए हम अलग से बना लेते हैं सेम ग्राफ को। ये हो गया प्रेशर वॉल्यूम और ग्राफ आपको दिया हुआ है कुछ, ये टेम्परेचर 300 केल्विन का लाइन है। यहाँ गैस होता है, बताया हुआ था, यहाँ पे कंडेंसेशन होता है, लिक्विड गैस दोनों, और इस वाले पॉइंट पे केवल लिक्विड आ जाता है, पूरा कंडेंस कर जाता है। कंडेंसेशन जो हो रहा है वो 20 atm प्रेशर पे हो रहा है। बोला है कि टेम्परेचर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया तो क्रिटिकल टेम्परेचर 500 आया है। तो बना लेते हैं ग्राफ इसका भी, है ना। ये हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर है जो कि बराबर है 500 केल्विन के। तो यही जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है इसी का विड्थ कमते कमते रिड्यूस हो गया है पॉइंट में, ठीक है। और ये प्रेशर दिया हुआ है 50 atm। अब ऑप्शन देखा जाए, ऑप्शन में कह रहा है कि 500 केल्विन और 40 atm पे गैस जो है लिक्विड फेज में होगा। तो देखो ग्राफ में 500 केल्विन, तो 500 केल्विन का ये ग्राफ रहा है ये वाला, और प्रेशर का रहा है 40 atm। तो 50 atm पे हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि 50 atm जो है, 50 atm वो प्रेशर है जहाँ पे कंडेंसेशन हुआ है। क्रिटिकल 50 atm हमारा क्रिटिकल पॉइंट का प्रेशर है ना। तो यही हमारा क्रिटिकल प्रेशर हो गया। तो बताए थे कि क्रिटिकल प्रेशर से पहले गैसियस फेज में होता है, उसके बाद लिक्विड फेज में होता है, कंडेंस करता है वहाँ पे। तो बोल रहा है गैस वेपर स्टेट में होगा पहला वाले में गैस जो है लिक्विड स्टेट में होगा 40 atm पे। तो देखो तो 500 केल्विन का ये लाइन रहा और 40 atm 50 से नीचे होगा, यहाँ पे कहीं होगा। तो यहाँ से अगर लाइन खींचोगे तो देखो इसको यहाँ कट किया, तो किस फेज में कट किया? गैसियस फेज में, यानी पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ये लिक्विड फेज कह रहा था। अगला ऑप्शन, अगले में कह रहा है कि 300 केल्विन पे, तो 300 केल्विन का ग्राफ ये नीचे वाला रहा और 50 atm की बात कर रहा है। तो चेक करो तो 300 केल्विन का लाइन ये रहा। तो इस वाले ग्राफ को, ये हमारा जो ग्राफ है, इस ग्राफ को 50 atm कहाँ पे कट कर रहा है? तो ये रहा 50 atm और ये यहाँ पे कट किया है, यहाँ पे कट किया। और ये जोन जो था ये तो लिक्विड का जोन था, लेकिन ये बोल रहा है कि गैस वेपर स्टेट में है। तो ये भी गलत हो गया। ये सही तब होता जब यहाँ पे लिखता कि गैस जो है वो लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। अगला पॉइंट, अगले में कह रहा है कि 300 केल्विन से नीचे लेकिन 20 atm से ऊपर। 300 केल्विन से नीचे यानी इस टेम्परेचर के नीचे, तो इस टेम्परेचर के नीचे अपनी मर्जी से ग्राफ बना लो, क्या आएगा? ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से हॉरिजॉन्टल होगा और यहाँ से फिर सीधा ऊपर चला जाएगा ऐसे। ये ग्राफ आया सी ऑप्शन के लिए 300 केल्विन के नीचे, और प्रेशर कह रहा है 20 atm से ऊपर। तो देखो तो ये रहा 20 atm, यानी इससे ऊपर, तो इससे ऊपर कौन सा फेज आ रहा है? ब्लू लाइन का, लिक्विड आ रहा है, और ये कह रहा है गैसेस स्टेट। तो ये भी गलत हो गया। ये सही तब रहता जब ये बोलता कि लिक्विड स्टेट आएगा। अगले ऑप्शन में कह रहा है कि जब टेम्परेचर 300 से 500 के बीच में है, तो 300 से 500 के बीच में आपको ग्राफ खींचना होगा। तो देखो तो 300 यहाँ रहा, 500 यहाँ रहा, इन दोनों के बीच में अगर ग्राफ खींचोगे, अपनी मर्जी से ग्राफ खींच दो। यहाँ गए हम, ये यहाँ कट किया और ये फिर ऐसे ऊपर चला गया। ये गैस होगा और ये लिक्विड होगा, ठीक है। 300 से 500 के बीच में हमने ग्राफ खींचा, और प्रेशर कह रहा है 50 atm से ऊपर। तो 50 atm यहाँ रहा, देखो तो कहाँ पे कट किया है? इसको कट किया है, और ये कौन सा फेज है? लिक्विड फेज है, ठीक है। और ये बोल भी रहा है लिक्विड स्टेट। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। खुद से इस सवाल को करो फिर से, है ना, नोट करो इसको, खुद से इसको करने का ट्राई करो। हो सके तो हर ऑप्शन के लिए अलग अलग ग्राफ बनाकर करो अगर दिक्कत आ रहा है तो। अगर एक ही ग्राफ में समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा गैस स्टेट चैप्टर खत्म होता है। अब तुम शीट का सारा सवाल कर सकते हो, कहीं से भी कोई भी सवाल हो तुम रियल गैस का कर सकते हो। बस कॉपी को बार बार रिवाइज करते रहना, और जितना कुछ रियल गैस में हो सकता है सब कुछ इसमें इंक्लूड कराया हुआ है। रियल गैस में थियरी पार्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट रहता है जितना न्यूमेरिकल पार्ट होता है ना। गैस कितना ज़्यादा कंप्रेसिबल होगा, कम कंप्रेसिबल होगा, जो शुरू के क्लास में कराया गया था, वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सब पे कमांड करके रखना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ।